बताइए मौजूदा स्थिति क्या कुछ वहां की कहती है, क्योंकि आज नवा दिन है और ऐसे में हर किसी की टेंशन बढ़ती हुई कि अगर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है तो ऐसे में कहीं बड़ा विस्फोट वहां पर ना हो जाए। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हालात जो हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। इस वक्त हम पोलैंड में हैं जो कि यूक्रेन बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, पीछे ही है, और वहां पर स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब जितने भी छात्र, एक बार मैं दिखा देता हूँ क्योंकि वहां से लगातार भारतीयों का आना लगातार यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि खार्किव, कीव और खार्किव में ज्यादा जो छात्र फंसे हुए हैं वहां से लगातार हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर सुबह के जो है 8 बज रहे हैं, यहाँ पर सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, 8:30 के आसपास यहाँ पर बज रहे हैं, लेकिन लगातार जो हालात है वो यहाँ पर दयनीय है क्योंकि लगातार छात्रों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो एक शेल्टर होम यहाँ पर बनाया गया था बॉर्डर के पास, और देखिए यहाँ पर जो सुबह से बसेस, लगातार बसेस यहाँ पर आ रही है, हजारों की संख्या में 200-200 करके छात्र जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अंदर अभी आज की जो खबर जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके पास जो है फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, और उसके बाद अब ये भी खबर है कि उस पर कब्जा भी जो है वो कर लिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बात की है, यहाँ पर भी लगातार यही बातें हुई हैं जहाँ पोलैंड में कि हालात कब काबू होंगे। 9वां दिन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बात की है, इसके अलावा बाइडन ने बात की है, रूस से फायरिंग और शेलिंग रोकने की बात की है ताकि सेफ पैसेज और इवैक्यूएशन हो जाए। देखिए लगातार जो भारतीय छात्र हैं वो यहीं पर है, अब लोग यहाँ पर सुबह से आए जा रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट्स यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये अभी कोई नहीं बता पा रहा कि कितने छात्र अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। हम यहाँ इस शेल्टर होम में हैं, बॉर्डर पास है, यहाँ से पहले इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको बॉर्डर पार कराकर यहाँ तक लाया जाता है। यहाँ पर 2 इस तरह के शेल्टर होम्स बनाए गए। मैं एक बार अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप आते हैं, यहाँ पर बसेज आती हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो छात्र होते हैं 200, 250 ऐसे करके कई बसेज आती हैं, और उसके बाद अंदर जो है ले जाया जाता है उनको। मतलब ये रुक नहीं रहा है, पूरी रात हम लोग थे छात्रों के साथ। कल की रात मैंने इन छात्रों के साथ ही गुजारी थी। यहाँ पर छात्र जो है पूरी रात यहाँ पर थे। ये वो शेल्टर होम है। अच्छा, शेल्टर होम में जैसे ही आप घुसते हैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग देखने होगी, जो मैसेजिंग है। देखिए, ये मॉस्को आप देख रहे हैं, उसको कट करके कीव लिखा गया। ये देखिए आप, ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पर पोलैंड में मॉस्को को कट किया गया। ये देखिए आप, एक कैमरामैन राकेश नेगी एक बार दिखाएं आप, मॉस्को को कट करके उस पर कीव लिखा गया है, इन सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन। और यहाँ पर जो सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं वो BAPS स्वामी नारायण, क्या है ये BAPS? ये स्वामी नारायण BAPS means Bochasan Oasis Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha. We are the volunteers from BAPS UK and Europe. So we are based in multiple European countries. I'm from Ireland and we have volunteers across. हिंदी में हमारे volunteers बहुत यूरोप के अलग अलग देश में से आए हुए हैं, जैसे UK में से आए हैं, फ्रांस में से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। यहाँ पर ये इंडियन शेल्टर होम है, यहाँ से भारतीय बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर भारतीय बच्चे ही हैं। ज्यादातर मतलब कुछ और दूसरी नेशनलिटीज के, नेपाल से भी है, नेपाल से भी थोड़े हैं, जैसे टांजानिया से अभी टांजानिया मसला है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे OCI होल्डर है। कुछ यूके के भी शायद थे 3-4 दिन पहले, जिनको हमने यहाँ खाना प्रसाद खिलाया। और कितने डिफिकल्ट सिचुएशन है सर आपके हिसाब से? कितने दिन से आप देख रहे हैं? ये पिछले 4 दिन से चल रहा है लगातार यहाँ पे, और धीरे धीरे लुक्स लाइक सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अभी बहुत बच्चे आ रहे हैं बॉर्डर से। हमें जैसे इंटीमेशन इंडियन एम्बेसी का मिलता है उस तरीके से हम यहाँ अरेंजमेंट उनकी करते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे अराइवल होता है, अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, उनको बाद हम खाना खिलाते हैं, फिर उनकी जो रूम की अकोमोडेशन की जो अरेंजमेंट जो होती है उसमें हम उनको देते हैं। देन आफ्टर में उनका डिपार्चर रजिस्ट्रेशन होता है, देन दे आर बैक टू। देखिए वाकई बहुत चीज चैलेंजिंग जो है वो हालात हैं बॉर्डर पर। जिस तरह के हालात हैं वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। लगातार 200, 250 जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। ये फूड पैकेट्स तैयार किए गए, ये देखिए नीचे की तरफ ये सारे फूड पैकेट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। छात्रों के आते ही उनको यहाँ पर फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन एक चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ भारतीय नहीं, यहाँ पर नेपाल के भी कुछ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आके स्टे कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ हैं, ये देखिए यहाँ पर एक बुफे लगाए गए छात्रों के लिए। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बताना, क्योंकि जो लोग इंडिया में बैठकर सवाल उठाते हैं कि क्या तैयारियां हैं और क्या ऑपरेशन गंगा। ये देखिए तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। ऑपरेशन गंगा में किस तरह का छात्रों को भोजन, किस तरह का उनकी व्यवस्था जो है वो की गई है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जिसका बार बार रितिका आप वहाँ से भी जिक्र कर रही थी और जसप्रीत आप भी, कि यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत को लेकर अब आगे क्या। आज 9वां दिन है, 8 दिन पूरे हो चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो अटैक हुआ, उसके पास जो फायरिंग हुई, वहाँ जो आग लगी, अब बोरिस जॉनसन ने बात की, इसके अलावा बाइडन ने बात की। होगा क्या, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो हालात बहुत टेंस है बॉर्डर के पास।
बिल्कुल हालात बेहद टेंस है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, अभी तक ये भी कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, देखिए 60 से 70% ऐसे भारतीय हैं वहां से निकाले जा चुके हैं, स्वदेश वापसी हो चुकी है। ऐसे में कितना दिन और ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसके बारे में कोई और जानकारी, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? हालांकि आंकड़ा निकालने में बहुत मुश्किल अभी हो रही होगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए आप क्या भाप पा रहे हैं अमन, कि क्या 1 से 2 दिन और ये ऑपरेशन चलाया जा सकता है? नहीं रितिका, अभी ये वाकई में नहीं कहा जा सकता। कल हमने जनरल वीके सिंह से यहाँ पर मुलाकात की, हम रात के वक्त एयरपोर्ट पहुंचे थे। जनरल वीके सिंह, हमने उनसे बात की, सिविल एविएशन MOS, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा आज 4 फ्लाइटें सिर्फ यहाँ से, वैसे 24 घंटे में 15-15, 18 फ्लाइटें। आज C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो वर्सो पहुंचेगा, जो कैपिटल है वर्सो पोलैंड की, वो वहाँ पहुंचेगा। यहाँ जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से भी C-17 ग्लोब मास्टर, आज एक और C-17 ग्लोब मास्टर वो यहाँ पर पहुंचेगा, वो छात्रों को लेकर जाएगा। 4 फ्लाइट्स आज जो है यहाँ से, सिर्फ यहीं से जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बॉर्डर के पास, एयरपोर्ट भी यहाँ पास में है, क्योंकि बॉर्डर होता है, बॉर्डर के पास शेल्टर होम में ले जाया जाता है, लिस्ट बनती है, तुरंत यहाँ से छात्रों को कोशिश की जाती है। एक दिन में 1000 के करीब छात्रों को पहुँचाया जा रहा है। संख्या बहुत ज़्यादा है। जब बच्चों से बात करें, वो कहते हैं कि 1400 के करीब मेरे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे वो फंसे हुए हैं। एक दूसरा बैच बताता है कि 300 के करीब फंसे हुए। तो संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें दिन कितने लगेंगे ये वीके सिंह भी नहीं बता पा रहे, सरकार भी नहीं बता पा रही, लेकिन हाँ ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हमने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे। जनरल वीके सिंह से हमने बात की थी, यमन में 40 भारतीयों को बचाया था, जगजीनी सूडान से बचाया था, मोसुल से बचाया था, अफगानिस्तान से भारतीयों ने बचाया था। लेकिन ये कम से कम ठान लिया है कि जब तक आखिरी बच्चे की घर वापसी भारतीय की नहीं हो जाती, यहाँ से सरकार, यहाँ से जो मंत्री हैं वो हिलने वाले नहीं है। क्योंकि सिचुएशन एक बार यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो सड़क आप देख रहे हैं सीधी की तरफ बॉर्डर की तरफ जाती है, और यहीं से जो लगातार जो है वो छात्र आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और सिर्फ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑपरेशन गंगा है ये। ऑपरेशन गंगा में सिर्फ भारतीय नहीं, नेपाल के छात्र, यूक्रेनियन छात्र, क्योंकि हमने देखा है, हमने यहाँ पर कई बच्चों से बात की, वो कह रहे हैं कि दूसरे नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं वो भी तिरंगा दिखाकर बच रहे हैं, वो तिरंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो आपको अभी हमारे एक बिहार से आए हुए हैं, बिहार से, जो जिनका फ्लाइट 3-4 दिन पहले था, जिन्होंने यहाँ सबका सिचुएशन देखा और उन्होंने देखा कि भाई नहीं, हमारे बच्चे यहाँ सफ़र हो रहे, तो उन्होंने मानवता की वजह से उनकी खुद की फ्लाइट कैंसिल करके सेवा में भी जुड़ गए। तो वो बिहार से भी ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हम आउट ऑफ इंडिया से भी कई लोग आए हैं। बिल्कुल, अभी आज हमारे 4 वॉलंटियर्स अमेरिका से आ रहे हैं, तो ये सब मदद करने के लिए, बिल्कुल प्योरली मदद करने के लिए। आपकी संस्था है स्वामीनारायण BAPS संस्था के वॉलंटियर्स ही है। ये अबू धाबी में जो मंदिर बन रहे हैं भी वही संस्था है, इसका PM ने भी जिक्र किया। बिल्कुल वही संस्था है। ठीक है रितिका। बिल्कुल अमन, और ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगातार देखिए वहां पर भारतीयों को इवैक्यूएट तो किया जा रहा है, लेकिन इसी बॉर्डर पर यानी कि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत भी जारी है। 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में क्या उम्मीद लगाए बैठे कि इस बातचीत से कोई हल होगा? क्योंकि एक पैसेज बनाने की बात तो की गई है कि ठीक है, जो विदेशी पर्यटक वहां पर मौजूद है, जो विदेशी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन रूस रुकेगा क्या? बातचीत का कुछ लग रहा है आपको कि कुछ समाधान होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि वे आउट क्या होगा। अगर ऐसे खत्म हो जाता तो हासिल क्या किया रूस ने? 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है, बातचीत की जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि जिंदा बचना है तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। मतलब रूस की सेना को वो कह रहे हैं अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से चले जाओ। आंकड़ा दे रहे हैं कि वो 300, 3,000 सैनिक हमने मार दिए हैं रूस के। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बनाने की चीज़ें हैं, नेगोशिएटिंग टेबल पर किस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी एक भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। देखिए, रूस बहुत आगे बढ़ चुका है। खार्किव, कीव, तमाम जो दूसरे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन पर कब्जा हो रहा है। आज जो खबर आई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब ये पहली बार था, जो यूक्रेन ने भी जिक्र किया, पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास फायरिंग की है या उस पर फायरिंग की है, जिसके बाद वहां पर आग लगी। सबकी चिंता यहां पर बढ़ गई है। हम लोग यहां पर हैं कल रात से, बल्कि कल रात इनफैक्ट पूरी रात में इन छात्रों के साथ था, इन भारतीयों के साथ था। ये जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, ये लोग बहुत सहमे हुए हैं। यूक्रेन में ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि इनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, इनसे पैसे लिए जा रहे थे, इनसे कुछ बदतमीजी भी हुई, कुछ बहुत चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ें सारी नहीं, लेकिन ये इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए। जो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट जो हमको यहाँ पर आकर पता लग रहा है, वो पता लग रहा है कि इन्होंने शेलिंग सुनी है, पास में मिसाइलें इनके आकर गिरी हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अभी भी कई छात्र हैं। ये भारत ने खतरा वहां पर पहुंचा है। आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव को रूस की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला वहां पर दिखाई
दिया है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी कीव को पूरी तरीके से रूस की सेना की तरफ से घेर लिया गया है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस की सेना का नजर आया है, गाड़ियों का काफिला। आप देखिए किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई। अमन का हम रुख कर लेते हैं। अमन देखिए, पिछले कई दिनों से इसी तरीके की खबरें सामने आ रही है कि राजधानी कीव को घेर लिया गया है। 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला है वो लगातार कई देशों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन मकसद पुतिन का क्या है? घेर तो लिया गया है लेकिन अभी तक कब्जा नहीं किया। देखिए, वो अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि कीव की तरफ लगातार हम देखते हैं कि इस तरह का एक काफिला बढ़ता हुआ नजर आता है। कीव पर कब्जा, मतलब इसको इस तरह से आप समझ सकिए कि लगभग सरेंडर है, बट उसमें अभी लड़ाई जारी है, क्योंकि बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन अभी हैं। खार्किव पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। लेकिन अगर जेलेंस्की ये कहते हैं कि जिंदा बचना है तो यहाँ से चले जाओ, मतलब वहाँ पर लगातार लोगों की हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ पर आंकड़े जो आए हैं वो हैरान कर देने वाले, डरा देने वाले। तमाम देश इसमें बीच बचाव को करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनजीए में जब वोटिंग होती है, रितिका, जो आपने भी देखा, 141 देश जो है वो पक्ष में वोट डालते हैं रूस के खिलाफ। सिर्फ 5 देश होते हैं जो जिनका कोई स्टैंड, मतलब भारत जो है, चीन, पाकिस्तान, उनका इसलिए पक्ष ये है क्योंकि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र भी हैं। रूस भी लगातार जो है वो सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। क्या होगा क्या नहीं होगा, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जब हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वाकई में लोग रो रहे हैं। मतलब कई भारतीय छात्र हैं, उनसे आप बात करते हैं, माइक हटाकर जब आप बात करते हैं वो रोने लगते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है, बोले हमने अपनी आंखों के सामने शेलिंग, गोलाबारी, आवाजें सारी सुनी है, हम पढ़ने गए थे, सबको वापस आना पड़ा है। इंडियन एम्बेसी का रोल वाकई बहुत अच्छा रहा है। जितने भी छात्र वो ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने पूरा फेलिसिटेट किया उनको, वहां से लेकर बॉर्डर से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से अपने घर तक, जिंदगी भर आसान होने वाली चीज़ है ऑपरेशन गंगा के तहत। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नाउम्मीद हर कोई होता हुआ नजर आया था, लेकिन ये सफल ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अमन, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी के तहत तो रूस आगे बढ़ रहा है और अब जो खौफनाक मंजर वहां से निकलकर सामने आ रहा है, क्या वाकई मोराल को डाउन करते हुए पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो सरेंडर कर ले? क्योंकि सरेंडर पर ही बात टिकी हुई है। उनका ये कहना है कि नाटो देश में अगर शामिल नहीं होता है यूक्रेन तब भी हम मान जाएंगे। तो फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को लेकर कदम क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि अपने देश को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल यही है। देखिए रितिका, जंग का मैदान बेशक यूक्रेन है, लेकिन ये जंग यूक्रेन वर्सेस रूस से ज्यादा ना, ये जंग रूस वर्सेस पश्चिमी देश है, नाटो है, अमेरिका है, बोरिस जॉनसन है, ये ब्रिटेन है, ये है। जंग का मैदान यूक्रेन हो सकता है क्योंकि पीछे से हथियार, रसद, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हो ये रहा है कि जब हथियारों की सप्लाई, कल ये खबर आई थी कि सिर्फ 5 दिन का गोला बारूद बचा है रूस के पास, तो रूस के पास, यूक्रेन के पास, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यूक्रेन के पास 5 दिन का गोला बारूद बचा है। तो ऐसे में आगे बढ़ना होगा तो क्या होगा? जो मददगार देश हैं, जो मदद पहुंचा रहे हैं, रसद हो गई, हथियार, गोला बारूद, वो एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इमारत में भीषण आग लगा दी गई है। खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखी जाती है पूरे देश को लेकर, और ऐसे में रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। खैरसोन पर कब्जे के बाद खार्किव में लगातार पिछले कई दिनों से रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हमले किस तरीके से रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में यही खार्किव में ही एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी गोलीबारी में। अमन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमन देखिए, कीव को चारों तरफ से घेरने की जो मंशा थी उसमें तो कामयाब हो चुका है, लेकिन खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है और ऐसे में प्रतिबंध भी रूस पर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि युद्ध के क्षेत्र में भले ही लीड रूस ले रहा हो, लेकिन उसे जो नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना वो भी फिलहाल नहीं कर पा रहा है कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी भरपाई उसे झेलनी पड़ेगी? यहाँ पर ना कुछ छात्र है, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से है, क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। गुरजोत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। आप कहाँ से आए हैं? मैं खार्किव से आया हूँ। आप खार्किव से आए हैं? क्या देखा आपने, क्या है खार्किव में? सर बहुत बुरे हालात हैं। मैं वहाँ पे आई थिंक 6 to 7 डेज़ वहाँ पे अटका हुआ था एंड हम बंकर्स में थे। मतलब 6-7 दिन में आप समझ लीजिए, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हम 20-22 घंटे बंकर में ही थे। एंड ये हालात थे कि अगर हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी जाना पड़ता था ऊपर अपने घर, या 4th फ्लोर पे था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते थे एंड सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही सायरन्स बज जाते थे, एयर स्ट्राइक्स हो जाती थी और हमें वापस नीचे भागना पड़ता था। तो हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी कम से कम 2-3 ट्राई करने पड़ते थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब सायरन बज जाए और कब एयर स्ट्राइक्स दोबारा आवाज़ आ जाए। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जस्ट सीढ़ी
बंकर से उतरे, ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुँचे, एंड हमारे घर से लिटरली 1 किलोमीटर दूर इतना ज़ोर से एयर स्ट्राइक की आवाज़ आई कि हमारे खिड़की दरवाजे हिलने लग गए, कार के सायरन्स बजने लग गए, एंड हम वापस नीचे बंकर में भाग गए। कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र थे आपके साथ वहाँ पर उस बंकर में? उस बंकर में मेरे साथ मेरे 5 दोस्त थे, और भी 4 इंडियंस थे, और उस बिल्डिंग में जितने भी यूक्रेनियंस थे सारे थे वहाँ पर। एंड उस बंकर के ये हालात थे कि मिट्टी में सिर्फ टूटी हुई दीवारें, ज़मीन पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी थी, और उधर हमने खुद झाड़ू पोछा किया, और फिर उधर गद्दे बिछाए, और उधर और -2-3 डिग्रीज में अंडरग्राउंड रह रहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे? सर वहाँ से हम काफ़ी लकी रहे कि हम ट्रेन, क्योंकि खार्किव में बहुत सिचुएशन वर्स है, बहुत ज़्यादा सर। हमारा एक नेबर था, उसने अपनी जान पे खेल के हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया 6 बजे सुबह, जैसी कर्फ्यू हटा, क्योंकि अगर वहाँ से हम टैक्सी बुक कराते तो 1 घंटा में टैक्सी मिलने में लग जाता, और 1 घंटा क्या वहाँ पे 5 मिनट भी बहुत क्रूशल थे ट्रेन पकड़ने के लिए। और वहाँ पे मेन गेट्स, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन खड़ी थी और वो गेट्स खोल नहीं रहे थे, तो हम अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गेट्स क्यों नहीं खोल रहे थे? सर पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे थे। तो हमारे जो दोस्त थे जो पिछले दिन निकले थे, उन्होंने हमें बताया कि वो गेट्स कभी नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ तुम्हें वेट करवाते रहेंगे, तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ, पटरी क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओ। हर कोई भारतीय वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, और ये खुश किस्मत वाले भारतीय निकले जिनकी घर वापसी अब होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत जिस मंशा के साथ की थी, आप देखिए किस तरीके से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और मौजूदा स्थिति को लेकर भी अमन चोपड़ा वहां की स्थिति से हमको अवगत करवा रहे हैं कि वहां का जो माहौल है किस तरीके से बना हुआ है। 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी कोई हल होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अमन, वहां की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है, और शायद रूस ने भी इस युद्ध को लेकर ये कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन की जनता, वहां की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने तल्ख तेवर के साथ इस युद्ध का काउंटर अटैक करते हुए नजर आएंगे। तो क्या खामियाजा रूस को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जनता को नुकसान तो हो रहा है, आर्थिक तौर पर तो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, लेकिन रूस इस मौजूदा स्थिति में कहां खड़ा है? देखिए रितिका, ये चीज क्लियर है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जाए तो वहां तमाम देश रूस पर लगा रहे हैं। रूस को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप कह लीजिए डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, परसेप्शन की लड़ाई, रूस विलन, लेकिन अंततः नुकसान जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर ऑब्वियस है कि रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 8 लाख सैनिक है, और अभी तो ये रूस ये कह रहा है कि अभी तो मैंने ढंग से लड़ाई लड़नी शुरू भी नहीं की है। जब हमने बात की थी, जो पुतिन की पार्टी के एमएलए अभय सिंह, वो ये कह रहे थे कि ये युद्ध नहीं है, ये सर्जिकल। रूस से जंग पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 9166 रूसी सैनिक हैं जो कि मार गिराए गए हैं, 251 टैंक तबाह करने का दावा किया गया है, और इसके साथ ही 33 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है।